हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग थिंकिंग विच इज़ यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 कंप्लीट किया था, जो था आपका पाइथन का। हमने वहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा था, पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन की हिस्ट्री क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती है पाइथन की, एंड पाइथन को कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स। अब जब हम पाइथन के अंदर काम करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, जिन चीज़ों को यूज़ करके एक प्रोग्राम को बनाया जाता है। तो वो प्रोग्राम के फंडामेंटल्स आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टोकन। The smallest individual unit in a program is known as a token or a lexical unit. टोकन को स्मॉलेस्ट यूनिट या लेक्सिकल यूनिट भी कहा जाता है। टोकन सिर्फ पाइथन में नहीं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है उसके फंडामेंटल्स में वो टोकन से ही होती है। टोकन जो होता है वो एक छोटी सी यूनिट होती है। इसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि आप अब जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होगा, हर एक करेक्टर का अपना एक मीनिंग होगा। तो वो हर वर्ड, हर करेक्टर किसी न किसी टोकन टाइप का ही होता है। हम देखो टोकन में हमने यहाँ पर 5 टाइप्स लिखे हैं, तो वो जो वर्ड होगा या वो जो करेक्टर होगा ना, वो इन 5 टाइप्स में से ही किसी के अंदर आता होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो अगर हम कोई डिश बनाते हैं तो उस डिश को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे आप बोलते हो जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, आप उन इंग्रेडिएंट्स को टोकन कह सकते हैं। एक टोकन की हेल्प से हम एक कंप्लीट प्रोग्राम को बनाते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर आपको सारे टोकन्स मिलेंगे, सारे टाइप्स के टोकन्स मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए टोकन्स कौन कौन से होते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए पाइथन के अंदर ये टोकन्स होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर। फिर से रिपीट करूंगी, टोकन वो चीज होती है जिसका यूज करके एक प्रोग्राम को कंप्लीट किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपके पास में करेक्टर होना चाहिए, करेक्टर के बाद में वर्ड होना चाहिए, वर्ड के बाद में आप उसको लिख कर कंबाइन कर कर एक सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ही जब एक टोकन हमारे पास में अवेलेबल होंगे तो उन टोकन्स का यूज करके हम एक मीनिंगफुल प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, देखो इसमें हर चीज हमने जो यूज की है वो सब टोकन्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टोकन है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है वो देखते हैं। Keywords are the reserved words that convey a special meaning to the language compiler or interpreter. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहां पर जो कीवर्ड्स होते हैं वो सारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब ये है कि ये सारी चीजें पहले से बनी हुई होती हैं, आप बस इन्हें यूज करते हैं इनके मीनिंग को यूज करने के लिए। जैसे DEF नाम से कीवर्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि DEF का कोई मीनिंग है, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे उसका मीनिंग क्या है। ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे हम फॉर देखते हैं, फॉर एक कीवर्ड है, फॉर का यूज होता है लूप्स के लिए, आप आगे पढ़ेंगे। तो इन सारे कीवर्ड्स का एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, ये पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आपको बस इनके मीनिंग के लिए इनको यूज करना होता है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं इसीलिए इनको रिजर्व्ड बोला जाता है। रिजर्व्ड का मतलब ये है कि पहले से है तो आप इनको बस यूज करेंगे, आप इनके नाम के नाम से कोई नया नाम क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब जैसे मुझे मान लो कोई वेरिएबल बनाना है, किसी वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं वेरिएबल कैसे बनाती हूँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने उसके लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स में गई और यहाँ पर पाइथन की आइडियली स्टार्ट की। यहाँ पर मान लीजिए मैं डायरेक्ट इसी मोड पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको करके दिखाना है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 10 स्टोर किया, आप मैथ में भी करते हैं, आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ए मैंने कोई वेरिएबल बनाया जिसको 10 दिया। मान लीजिए मुझे जो वेरिएबल बनाना है मुझे वो DEF नाम से ही बनाना है। आप देखिए डिफरेंस, ये एक नॉर्मल वेरिएबल था जो कि पहले से लाइब्रेरी में नहीं था, इसलिए ब्लैक का है। जितनी भी चीजें
जिन भी चीजों का नाम हम खुद अपने मन से रखते हैं, वो अभी आगे आएगा, उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो यहाँ ये ए जो है वो एक आइडेंटिफायर है जिसका नाम मैंने अपने मन से कुछ भी रख लिया। बट DEF देखिए कीवर्ड है, ये रिजर्व्ड वर्ड है, पहले से बना हुआ है, तो आप देखिए इसका कलर ही चेंज हो गया। ये आईडीएलई के अंदर कोडिंग करने का फायदा यही होता है, जो प्री डिफाइंड चीजें होती हैं वो प्री डिफाइंड कलर्स में होती हैं। जैसे DEF का कलर फिक्स है, DEF का नहीं, सारे कीवर्ड्स का कलर फिक्स है, जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो ऑरेंज कलर में ही होंगे। तो आप DEF नाम से अगर वेरिएबल बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए मुझे DEF नाम से वेरिएबल बनाना है, उसको 20 देना है, तो ये आपको वो काम नहीं करने देगा। ये क्या कहेगा, सिंटेक्स एरर। क्योंकि कीवर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे रिजर्व्ड होते हैं, आप बस उनके मीनिंग के लिए उनको यूज करेंगे जहां उनका यूज होना चाहिए। वो सिंटेक्स होता है और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें यूज किया जाता है, बट आप उनके नाम से कोई नया नाम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। आप जैसे आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है। कोई दूसरी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो वो अपनी कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट नहीं रख सकती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रिजर्व्ड है। हाँ, तो उसकी फ्रेंचाइजी लेके उस वर्ड को यूज जरूर कर सकते हैं, उसके मीनिंग को यूज कर सकते हैं, बट उसके नाम से कोई नया क्रिएशन नहीं कर सकते। ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स के नेम में हम पाइथन के जितने भी ये कीवर्ड्स हैं इनका नाम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी दिखाया था, DEF नाम से मैं वेरिएबल बना रही थी बट वो नहीं हो पाया, तो आप उनका यूज नहीं कर सकते हैं। पाइथन में इतने कीवर्ड्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, आपको ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रोग्राम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो अपने आप कीवर्ड्स यूज करेंगे और अपने आप कीवर्ड्स याद होते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नेम देखिए, आइडेंटिफाई मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसका पता करना। वो कैसे करते हैं, जैसे हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं उसके नेम से, ऐसे ही पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स आर द यूनिक नेम। यूनिक नेम होते हैं जो कि किसे दिए जाते हैं, वेरिएबल्स को दिए जाते हैं, फंक्शंस को दिए जाते हैं, क्लासेस बनती है यहाँ पर, और भी जितनी एंटिटीज जो भी हम बनाते हैं उनके नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। सिंपल चीज है, जो प्री डिफाइंड चीजें हैं उनको तो आपको एज पर रूल या लिखना ही लिखना है, लेकिन जहां पर आप अपने मन से कोई नाम रख सके वो एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे मुझे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, A B C C D, किसी भी नाम से हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो जो नाम हम अपने मन से बनाते हैं वो एक आइडेंटिफायर होता है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, आइडेंटिफायर बनाने के रूल होते हैं, आपको इन रूल्स को फॉलो करके ही आइडेंटिफायर बनाना है। आपको एक बात बता दूं, 12 की बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर का। मतलब वहां पर या तो आइडेंटिफायर कुछ नेम्स लिखे हो सकते हैं, वहां आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है। वैलिड मतलब इन रूल्स को जो फॉलो कर रहा है। और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स छांटिए, आपको उसमें से डिफरेंस बताना कौन सा कीवर्ड है कौन सा आइडेंटिफायर है। तो एक क्वेश्चन जरूर आना है, इसलिए इन दोनों में मीनिंग जो है इन दोनों को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। तो रूल्स होता है आइडेंटिफायर बनाने के। सबसे पहला रूल होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अल्फाबेट। आप जो आइडेंटिफायर बनाएंगे, जो भी नाम आप क्रिएट करेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कोई अल्फाबेट ही होना चाहिए। आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर यहाँ पर एक करेक्टर की तरह ही यूज हुआ है, अल्फाबेट की तरह ही यूज हुआ है, तो आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप आइडेंटिफायर बना रहे, जैसे मैंने ABC नाम से बनाया, तो इसका जो पहला लेटर होगा वो कोई अल्फाबेट ही होना चाहिए, तो अल्फाबेट है, इसलिए ABC नाम से वेरिएबल बन जाएगा। आप स्टार्टिंग अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस नाम से भी वेरिएबल बन जाएगा। जब आप उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे ना तो उसकी वैल्यू भी वो प्रिंट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है, स्टार्टिंग में हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर को आप बीच में भी कहीं भी नेम में यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी आगे आएगा वो रूल, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर 1ABC, आप देखिए स्टार्टिंग मैंने 1 से कर दी, नंबर से कर दी,
और उसे कोई वैल्यू दी तो यहाँ एरर दे देगा, क्योंकि स्टार्टिंग या तो अल्फाबेट से हो सकती है, अंडरस्कोर से हो सकती है, नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन आप उस नेम में आगे चल के नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ABC1 इज इक्वल्स टू 10, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉसिबल है। बस आपको स्टार्टिंग नंबर से नहीं करना है, डिजिट से स्टार्टिंग आपको नहीं करना है। आप बीच में भी कहीं पर भी आप डिजिट का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल हो गया कि स्टार्टिंग आपको अल्फाबेट से ही करना है, या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्टिंग नहीं करना। नेक्स्ट रूल है कि आप कोई भी आइडेंटिफायर जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जो प्री डिफाइंड कीवर्ड से उसके नेम से आप आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे, जो चीज यहाँ मैंने आपको शो कर दी। थर्ड रूल है, किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में आप स्पेशल करेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे। आपके कीबोर्ड पे जितने भी करेक्टर्स आते हैं वो सारे स्पेशल करेक्टर की कैटेगरी में ही आते हैं, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा A.BC, तो डॉट जो है वो आपका स्पेशल करेक्टर है, तो ये एरर दे देगा, ये स्टोर नहीं होगा, ये बनने ही नहीं देगा A.BC के नाम से। आपने मान लीजिए स्पेस दे दिया AB स्पेस CD इज इक्वल्स टू 10, नहीं बनने देगा। जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो स्पेशल करेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़कर। तो आप स्पेशल करेक्टर्स को वेरिएबल के नेम में या कोई भी आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको कोई भी नाम बनाने से पहले आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अल्फाबेट, अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउड। Identifier can only contain letters, digits and underscores. Identifiers in Python can be of any length, किसी भी लेंथ का हो सकता है, आप कितना भी बड़ा नाम बना सकते हैं। बट जनरली हम छोटा नाम बनाते हैं, क्योंकि वो चीजें बार बार यूज होती हैं, तो बड़ा नाम लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है। स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल करेक्टर्स आपको नहीं लिखने हैं। एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स का यूज हम आइडेंटिफायर बनाने में नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है आइडेंटिफायर्स आप लोगों को? तो इसको करके और देखिएगा, बट ये रूल्स आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं। इस तरह से आइडेंटिफायर बनता है, मतलब कोई भी नाम आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको इन रूल्स को फॉलो करके उस नेम को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिटरल। लिटरल मतलब होता है वैल्यूज। किसी भी टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथन में इन सारी टाइप्स की वैल्यूज हम वेरिएबल को दे सकते हैं। लिटरल्स जो होते हैं वो डेटा होता है, जो भी वैल्यूज होती है उसी को लिटरल कहा जाता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी। पाइथन में इतने टाइप्स की लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल मतलब जो कि जहाँ पर स्ट्रिंग मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। जैसे दिव्या एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप जो करेक्टर्स है 5 करेक्टर्स है, उसी का तो सीक्वेंस है। तो स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग की वैल्यू हम दे सकते हैं। न्यूमेरिक लिटरल में 2 टाइप्स आते हैं, इंटीजर लिटरल एंड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। 2 तरह के न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। एक होता है बुलियन लिटरल, बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ ये 2 वैल्यूज दी जाएंगी। और एक होता है स्पेशल लिटरल नन। नन मतलब होता है कि उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई भी वैल्यू वेरिएबल को नहीं देना तो फिर हम वेरिएबल क्यों बनाएं, तो उसका आंसर मैं आपको आगे चल के दूंगी कि हम वेरिएबल क्यों बनाएंगे जब हमें उसे कोई वैल्यू नहीं देना है। जब हमें कोई वैल्यू नहीं देना होता है वेरिएबल को तो हम नन लिख देते हैं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू नन, इस तरह से। जैसे मैंने आइडियली में कोडिंग करने का बस ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, आपको अगर दूसरा कोड लिखना है आप इसमें स्क्रीन को क्लीन नहीं कर सकते हो, तो आपको बार बार उसे ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ए को दिया यहाँ पर NONE, तो ये नन एक वैल्यू है जो ए को मिल जाएगी। जब भी आप ए को प्रिंट करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ए को प्रिंट किया कुछ नहीं प्रिंट हुआ। तो नन मतलब वो वैल्यू होती है जब उस वेरिएबल को कोई वैल्यू ना देना हो। तो क्यों नहीं देना है वो चीज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी वो चीज कि हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, लिटरल में मैं स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल और नन लिटरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। न्यूमेरिक लिटरल सबको आते हैं। इंटीजर लिटरल मतलब सारे इंटीजर की वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती हैं। एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं वो सारी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये 2 नहीं बता रही हूँ,
हम देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं? अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोड्स। स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने अभी बताया जैसे दिव्या है, दिव्या में मल्टीपल कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, जो कि कोट्स के अंदर होते हैं। जितनी भी स्ट्रिंग की वैल्यूज होती हैं वो सिंगल या डबल कोट्स में दी जाती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप सिंगल एक करेक्टर देंगे तो भी कोट्स का यूज करेंगे, वो मल्टीपल करेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग देंगे तब भी आप कोट्स का ही यूज करेंगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कोई वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने स्ट्रिंग दी दिव्या। आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। अब जब आप एक को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए दिव्या प्रिंट होगा। ऐसे ही मैं सिंगल कोट्स में भी दे सकती हूँ, मैंने दिया पाइथन, तो ये ए को प्रिंट कर देगा। तो हम स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट्स में आराम से यहाँ पर दे सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने स्टार्टिंग सिंगल कोट से की है तो एंड में भी आपको सिंगल कोट ही लगाना है। ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग सिंगल कोट से कर रहे हैं और एंडिंग आप डबल कोट से कर रहे हैं। जस्ट एंश्योर दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोटेशन मार्क शुड बी ऑफ सेम टाइप। वी कैन नॉट हैव अ स्ट्रिंग लाइक, इस तरह से स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। आप यहाँ पर लिख के देख लीजिए चाहे तो, a इज इक्वल्स टू पाइथन, सिंगल से मैंने स्टार्टिंग की और डबल से क्लोज कर रही हूँ तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो कोड्स का आपको ध्यान देना है। इन स्ट्रिंग वैल्यूज वी कैन यूज नॉन ग्राफिक करेक्टर्स, दोज करेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, एग्जांपल बैक स्पेस, टैब्स एटसेट्रा। स्ट्रिंग की वैल्यू में हम कुछ नॉन ग्राफिक करेक्टर्स भी दे सकते हैं। अब नॉन ग्राफिक करेक्टर्स क्या होते हैं? नॉन ग्राफिक करेक्टर्स होते हैं जो हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल बताती हूँ। हम वो स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट से एक स्टेटमेंट, स्क्रिप्ट मोड में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पर तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। प्रिंट में मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रही हूँ, स्ट्रिंग की वैल्यू सिंगल या डबल कोट्स में दी जाती है, हेलो ऑल। ठीक है, उसके बाद में हाउ आर यू। मैं ये चाहती हूँ, अभी देखिए आप इसको जब सेव करेंगे और रन करेंगे तो सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा, हेलो हाउ आर यू से हम सेव कर लेते हैं। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे सेव किया हेलो डॉट पी वाई। पी वाई डॉट पी वाई एक्सटेंशन देना जरूरी होता है फाइल के साथ में, पाइथन की फाइल के साथ में। सेव हो गया, देन इसे रन करेंगे, रन पर गए और रन मॉड्यूल या F5, तो आप देखिए आपके सामने प्रिंट हो गया हेलो ऑल हाउ आर यू। अब मैं चाहती हूँ कि हेलो ऑल के बाद में एंटर प्रेस हो जाए, ऑल के बाद में एंटर, मतलब हाउ आर यू जो है वो न्यू लाइन पर आए। तो हम क्या चाहते हैं कि हेलो ऑल के बाद में मैं एंटर भी टाइप करना चाहती हूँ। अब क्योंकि एंटर भी एक करेक्टर है, टाइप तो हो जाना चाहिए। एंटर भी को भी एक करेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, एंटर का भी इंटरनली एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो इसे ट्रीट करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। अब एंटर में यहाँ पर ऑल के साथ में कैसे लिखूंगी? अगर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करती हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और अगर इस केस में मैं इसे रन करूंगी तो एरर देगा, ये रन ही नहीं होगा। देखिए सेव करा और रन करेंगे तो ये एरर देगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब हम एंटर कैसे लिखेंगे? तो उस एंटर को लिखने के लिए मतलब ऐसे करेक्टर्स जो कि नॉन ग्राफिक करेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम नॉन ग्राफिक करेक्टर्स का यूज करते हैं। ये कुछ नॉन ग्राफिक करेक्टर्स की लिस्ट है, आपके सामने शो हुई है, जिन्हें एस्केप सीक्वेंसेस भी कहा जाता है। अगर आपको सिंगल स्लैश लगाना है तो आप डबल स्लैश लगाएं, अगर आपको सिंगल कोट लगाना है तो पहले मैं न्यू लाइन के लिए आपको बता देती हूँ। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ ऑल के बाद में हम स्लैश एन लगा देंगे। न्यू लाइन के लिए जो व्हाइट स्पेस होता है, जो एस्केप सीक्वेंस होता है, वो होता है स्लैश एन। ठीक है, तो स्लैश एन से न्यू लाइन आ जाएगी, तो प्रिंट होगा हेलो ऑल, और फिर नेक्स्ट लाइन से होगा हाउ आर यू। इसे सेव किया और इसे रन किया, अब देखिए हेलो ऑल और नेक्स्ट लाइन पे आ गया हाउ आर। आया आपको समझ में? एंटर हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए मुझे इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है
सिंगल स्लैश में से प्रिंट करना चाहती हूँ, अभी तो ये हो जाएगा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर हेलो ऑल, थैंक यू, हेलो ऑल और थैंक यू मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये एज इट इज प्रिंट हो जाए, मतलब ये जो स्लैश है ना ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाए। मैंने इसे सेव किया और इसे रन किया। आप देखिए क्या हुआ, हेलो ऑल और स्लैश टी तो हुआ नहीं, वो थैंक यू था और स्लैश में प्रिंट करवाना चाहती थी वो तो हुआ नहीं। उसने क्या किया, स्लैश टी का काम कर दिया। और स्लैश टी होता है टैब, टैब मतलब होता है स्पेस। तो वो क्या करता है, ऑल के बाद में टैब दे देगा और HNKU प्रिंट कर देगा। अगर आपको सिंगल स्लैश, उसका रीजन ये है कि ये स्लैश टी बना हुआ है, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए टैब दे देता है, वो स्पेस दे देता है। अब आप अगर चाहते हैं कि ये थैंक यू तो एज इट इज हो, ये स्लैश एज इट इज हमें प्रिंट करना है, मतलब ये स्लैश टी को कंसिडर ना करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्लैश के साथ में एक स्लैश और लगा देंगे। अब आप जब ये डबल स्लैश लगाएंगे ना, तो इन डबल स्लैश की जगह पे सिर्फ सिर्फ एक स्लैश प्रिंट हो जाएगा और थैंक यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आप इसे सेव करें और इसे रन करें, आप देखिए हेलो ऑल सिंगल स्लैश एंड थैंक यू। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिनको प्रिंट करने के लिए हम वो जिन चीज़ों को डायरेक्टली आप कीबोर्ड से प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको इनका यूज़ करना। तो इस तरह से नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। साइज ऑफ स्ट्रिंग, हम किसी भी स्ट्रिंग का साइज पता कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग का साइज कैसे पता करेंगे, जैसे दिव्या स्ट्रिंग है, दिव्या का जो साइज है वो क्या होगा, दिव्या स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, DIVYA, टोटल 5 कैरेक्टर्स है। तो इस स्ट्रिंग की साइज कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, 5। Python determines the size of a string as the count of characters in the string। जैसे ABC, ABC का साइज क्या है, 3, क्योंकि इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3। हम किसी भी स्ट्रिंग का साइज चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक पहले से बना हुआ फंक्शन है len। len फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग का साइज चेक कर सकते हैं। len में आप स्ट्रिंग का नेम दें, जैसे इस तरह से। यहाँ हमने दिया len और यहाँ मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग देती हूँ हेलो स्टूडेंट। ठीक है। तो इसमें टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 14, मतलब इस स्ट्रिंग का साइज कितना है, 14। आप आराम से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। स्पेस भी एक करेक्टर की तरह काउंट होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है। तो len फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल के अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। ये पहले से फिक्स है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम इस तरह से देते हैं। वैसे हम कोई नहीं बुलियन वैल्यू बनाएंगे, कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिसमें ट्रू और फॉल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। जैसे a इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये इसको बुलियन वैल्यू मिल गई है ट्रू। यहाँ पर ट्रू आप कैपिटल ही देंगे, ठीक है, टी कैपिटल ही देंगे। जो वैल्यूज है ना वो टी और एफ कैपिटल है। वैसे स्मॉल भी हम दे सकते हैं। ट्रू और फॉल्स दो एट्रीब्यूट्स हैं और दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है स्पेशल लिटरल नन। नन वैल्यू मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देना चाहें। द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन। नन लिटरल का यूज होता है जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू ना देना चाहे। आपको मैं एक बात बता दूं, पाइथन में कोई भी वेरिएबल मेमोरी में तभी बनता है जब हम उसे कोई वैल्यू देते हैं, जब हम उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं। अब वो वेरिएबल मान लीजिए आपको उस नेम को कहीं यूज करना है, लेकिन आपको इनिशियली स्टार्टिंग में उसे कोई वैल्यू नहीं देना है, तो आप उस वेरिएबल को नन दे दो, a इज इक्वल्स टू नन कर दो। जिससे क्या होगा कि a मेमोरी में तो बन जाएगा। अब वो अगर वो मेमोरी में बन गया तो आगे आप उस a को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशल लिटरल नन बनाया गया है, जब कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देना है तो आप उसे नन दे सकते हैं। ठीक है। ये जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे या कोई प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी नन वगैरह की। अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तो आपको ये हो सकता है समझ में भी ना आए कि नन क्यों बना दिया,
जब कोई वैल्यू देना ही नहीं है तो हम वेरिएबल ही ना बनाए। बट इसकी रिक्वायरमेंट होगी जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो। ठीक है। तो ये हुई लिटरल वैल्यूज तक। मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एकदम से मैं ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ। एकदम से ज्यादा बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इन चीजों को जो भी मैंने बताई है उनको आप एक एक करके अपने फोन पे या लैपटॉप में रन करके देखिएगा, उन चीजों को अप्लाई करके देखिएगा जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कॉल करके पूछ लेना। देन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।